इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पंक्चुएशंस और हम स्ट्रिक्टली उन पंक्चुएशंस के उन रूल्स की बात करेंगे, उन रूल्स को पढ़ेंगे जो हमारे एमडी कैट लेवल तक है। वैसे देखें पंक्चुएशंस बहुत सारे हैं और पंक्चुएशंस के बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन हमने बड़े ही रिफाइंड तरीके से हमने सिर्फ उन पंक्चुएशंस को पढ़ना है जो हमारे एमडी कैट लेवल तक के हैं और हमने उन पंक्चुएशंस के सिर्फ उन रूल्स को डिस्कस करना है जो हमारे एमडी कैट लेवल तक के हैं। अब आपकी स्क्रीन के सामने है दो सेंटेंसेस, इनको जरा देखिएगा। पहला सेंटेंस है लेट्स ईट ग्रैंडमा। जब आप बोलेंगे ना लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या बनेगी? इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन बनेगी आओ दादी को खाते हैं, आओ दादी को खा जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये करें कि आप ईट के बाद कोमा लगा दें और आपका सेंटेंस बन जाए लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी कि आप दादी को मुखातिब करके कह रहे हैं दादो आओ खाना खाते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ पंक्चुएशन कि एक कोमा ने क्या किया, एक कोमा ने दादी अम्मा की जान बचा दी, एक कोमा ने दादी अम्मा को खाए जाने से बचा लिया। तो पंक्चुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम इंग्लिश लिख रहे होते हैं। इसी तरह आप सेंटेंसेस हैं आपके सामने दो, देखिएगा। अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अगर मैं इसको पंक्चुएट करता हूं तो मैं इसको दो तरह से पंक्चुएट कर सकता हूं इस सेंटेंस को। जैसे मैंने सिर्फ एक कोमा लगाया मैन के बाद, तो ये सेंटेंस बनता है अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। एक खातून जो होती है वो अपने हस्बैंड के बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ यूं पंक्चुएट कर दूं, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, अब यहां पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि एक खातून के बगैर उसका हस्बैंड कुछ भी नहीं है। तो देखें सिर्फ पंक्चुएशन से पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग क्या होते हैं बेटे, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ पंक्चुएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जब आपने खास तौर पर अपनी राइटिंग को ठीक करना होता है तो बिलीव मी आपको पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी राइटिंग को ठीक करने के लिए। यहां पर हम पंक्चुएशंस के वो रूल्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एमडी कैट लेवल के हैं, एमडी कैट के लिए। इसमें हमारे पास सबसे पहला पंक्चुएशन मार्क कौन सा है? कैपिटलाइजेशन। और कैपिटलाइजेशन आप जानते ही हैं कि हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पर हमने लाजमी तौर पर लेटर को कैपिटलाइज करना होता है। जैसे नंबर 1 देखिएगा, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। जब भी आपने एक सेंटेंस स्टार्ट करना है, आपने सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या करना है? कैपिटल। इसमें कोई दो राय है नहीं, हम हमेशा कैपिटल लेटर से अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 पे द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन ऑफ अ वर्स। ईच लाइन ऑफ वर्ड्स, जब आप कोई पोएम लिख रहे होते हैं, जब आप पोएम देख रहे होते हैं, तो पोएम की हर वर्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारे पास क्या होगा? कैपिटल होगा। इसी तरह जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो इन्वर्टेड कॉमास में हमारे पास क्या होता है? आपका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह जब आप क्वेश्चन पूछते हैं विद इन अ सेंटेंस, और स्ट्रक्चर को जरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, द टीचर आस्क्ड, अगर आप ये कोमा हटा देंगे ना तो फिर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आप अपने WH वर्ड को कैपिटल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विद इन अ सेंटेंस और आप ये कोमा यूज कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है? आपने अपने फर्स्ट लेटर को, क्वेश्चन के फर्स्ट लेटर को बेटे क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। बिल्कुल इसी तरह जहां पर भी सारे के सारे सेंटेंस में कहीं पर भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो प्रॉपर नाउन को आपने हमेशा क्या करना है? कैपिटल। जैसे आप लाहौर को कैपिटल करेंगे, आप इंडस को कैपिटल करेंगे, आप पाकिस्तान को कैपिटल करेंगे। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। उसके बाद आपके पास है कोई भी बुक का टाइटल है, कोई आर्टिकल है या कोई न्यूज़पेपर है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या है? जब भी आप बुक, आर्टिकल या न्यूज़पेपर का टाइटल देखते हैं ना, लिखते हैं, तो याद रखिएगा प्रेपोजिशन को छोड़ के बाकी सब वर्ड्स को आपने बेटे क्या करना होता है? कैपिटलाइज करना होता है। द ओल्ड मैन में आप देखेंगे द कैपिटल होगा, ओल्ड कैपिटल होगा, मैन कैपिटल होगा, लेकिन एंड कैपिटल नहीं होगा। और उसके बाद द सी, अब ये जो सेकंड द आएगा ना, इसको भी आपने कैपिटलाइज नहीं करना। प्रेपोजिशन और आर्टिकल को छोड़ के बाकी जो चीज भी आपके पास सेंटेंस में
आएगी बुक, आर्टिकल और न्यूज़पेपर के नाम में, उसको आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। आ, टेल और औफ आप देख रहे हैं कैपिटलाइज नहीं हुआ, टू कैपिटलाइज होगा, सिटी कैपिटलाइज होगा। इसी तरह रूल नंबर 7 हमें क्या कहता है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं तो हर लेटर आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जहां पर भी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है तो ऑर्गेनाइजेशन के नाम का हर फर्स्ट लेटर आपके पास क्या होगा, आपने कैपिटलाइज करना है। उसके बाद आपके पास है नेम्स रेफरिंग टू गॉड एंड सेक्रेड बुक, अल्लाह ताला से रिलेटेड जितने नाम हैं और जितनी सेक्रेड बुक्स हैं। जैसे हम बोलते हैं अल्लाह को तो हमने कैपिटलाइज करना ही है, अब मर्सीफुल अल्लाह ताला के लिए बोला गया तो हम उसको भी कैपिटलाइज करेंगे, होली कुरान को कैपिटलाइज करेंगे। इसके बाद हम जैसे सूरह यासीन लिख रहे हैं, हम सेक्रेड बुक की किसी पार्ट का नाम, किसी चैप्टर का नाम लिख रहे हैं तो उसको भी हमने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। उसके बाद हमारे पास जब भी आप किसी रिलीजन या फेस्टिवल का नाम लिखेंगे, जैसे हम इस्लाम को कैपिटलाइज करेंगे, हम ईद को कैपिटलाइज करेंगे। इसी तरह अगर आप फादर एंड मदर को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूं मदर प्लीज हेल्प मी, फादर आई नीड एडवाइस, मदर डिनर इज रेडी, आप अपने वालिद और वालदा को मुखातिब कर रहे हैं। जब आप उनको मुखातिब कर रहे हैं तो आप उनको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। इसी तरह आप रिलेटिव टाइटल बिफोर अ नेम, जैसे हमारे पास होता है ना, आप रिश्ता लिख देते हैं नाम से पहले, जैसे अहमद से पहले आपने क्या लिख दिया, अंकल लिख दिया, सारा से पहले आंट लिख दिया, अली से पहले आपने ब्रदर लिख लिया। तो अंकल, आंट और ब्रदर आपके पास क्या है, रिलेशन है। जब आप रिलेशन लिखते हैं नाम से पहले तो आपने उसको भी क्या करना होता है बेटे, कैपिटलाइज करना होता है। उसके बाद आपने याद रखना है डिग्रीज को, टाइटल्स को, रैंक्स को और ऑनर विद नेम को आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। जैसे आप डॉक्टर लिख रहे हैं, आप प्रोफेसर लिख रहे हैं, आप कैप्टन लिख रहे हैं, नाम को तो आपने कैपिटल करना ही करना है, लेकिन आपने इनको भी क्या करना है, कैपिटल करना है। जैसे हम डॉक्टर को में DR कैपिटल करते हैं, प्रोफेसर में PROF P कैपिटल करते हैं, ठीक है। एडवोकेट में A हम क्या करते हैं, कैपिटल करते हैं। इसी तरह मिस्टर में M कैपिटल करते हैं, हम मिसेज में M कैपिटल करते हैं। तो ये सारे ऑनरी फिक्स होते हैं, हमने इनको क्या करना होता है, कैपिटलाइज करना होता है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेट ज्योग्राफिकल रीजन, जब आप डेफिनेट ज्योग्राफिकल रीजन लिख रहे हैं, जब आप ज्योग्राफिकल डायरेक्शन को एरिया बता रहे होते हैं, जैसे ऑयल इज इंपॉर्टेंट इन मिडल ईस्ट, इसी तरह ट्रेड इज ग्रोइंग इन साउथ ईस्ट एशिया। अब यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप एरिया बता रहे हैं, ज्योग्राफिकल रीजन बता रहे हैं, तो आप उसको भी क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। इसके बाद आपके पास अगर आप कहीं पर भी आई का प्रोनाउन लिखते हैं या मुखातिब करने के लिए ओ का लेटर लिखते हैं तो इन दोनों को आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ही एंड आई सेंटेंस में कहीं पर भी आएगा तो आपने इसको कैपिटलाइज करना है। और मुखातिब करने के लिए जब आप ओ का लेटर यूज करते हैं तो इनको भी आपने बेटे क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क है, कैपिटलाइजेशन। आपने ये 14 रूल्स इसके लिए याद रखने हैं। ये 14 जगह ऐसी हैं जहां पर आपने अपने वर्ड को किसके साथ लिखना होता है, कैपिटल लेटर के साथ लिखना होता है। उसके बाद है बेटे हमारे पास पीरियड और फुल स्टॉप। अब पीरियड और फुल स्टॉप हमारे पास क्या है, उसका रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है कि जहां पर भी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हमने किस पे खत्म करना है, फुल स्टॉप पे खत्म करना है। जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा था तो मैंने आपको 5 तरह के सेंटेंसेस पढ़ाए थे। आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े थे तो मैंने आपको ये 5 के 5 तरह के सेंटेंसेस पढ़ाए थे। वैसे आगे चलकर हम सेंटेंस में पढ़ने भी वाले हैं डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आप हमेशा किस पे खत्म करते हैं, फुल स्टॉप पे। इंट्रोगेटिव को आप खत्म करते हैं क्वेश्चन मार्क पे। इंपेरेटिव को आप खत्म करते हैं फुल स्टॉप पे। एक्सक्लेमेटरी को खत्म करते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। और ऑप्टेटिव को भी आप किस पे खत्म करते हैं, फुल स्टॉप पे। तो जहां पर भी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, आप सिंपल सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट होगा, तो आपने उसको किस पे खत्म करना है, फुल स्टॉप पे, यानी कि पीरियड पे खत्म करना है। उसके बाद आपके पास रूल नंबर 2 कुछ यूं है
कि अगर आप इंपेरेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं और माइल्ड कमांड और रिक्वेस्ट है, आप याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे भी खत्म करते हैं और हम फुल स्टॉप पे भी खत्म करते हैं। अगर आपके पास कुछ यूं हो जिसमें आप सडन वार्निंग दे रहे हैं, आप कोई सडन ऑर्डर दे रहे हैं, आप कोई स्ट्रिक्ट कमांड दे रहे हैं, स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, तो फिर आपने बेटे क्या याद करना है, फिर आपने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखना है, जैसे स्टॉप, डोंट मूव। अब बोलने में भी इसी तरह ही होगा, लिखने में तो होगा ही लेकिन बोलने में भी इसी तरह होगा। और ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, ये बोलने में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बजाय लिखने के। इसी तरह बोलते हैं रन द बिल्डिंग इज ऑन फायर, तो जब आप इस तरह बोलेंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ लिखेंगे। अदरवाइज आप अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बेटे किस पे खत्म करेंगे, फुल स्टॉप पे ही खत्म करेंगे। उसके बाद आपके पास रूल नंबर 3 है, यूज 3 है, एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। देखें, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क पे खत्म करेंगे। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हुए बताया भी था कि जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं और आपका रिपोर्टिंग स्पीच, आपका रिपोर्टेड स्पीच किस में होता है, आपका रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन होता है, तो आप फिर क्वेश्चन मार्क को हटा के क्या बना देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, शी आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन ऑल डे, आप क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन को आप हमेशा किस पे खत्म करेंगे, आप हमेशा फुल स्टॉप पे खत्म करेंगे। उसके बाद आपके पास रूल नंबर 4 है कि आफ्टर एब्रीवेशन, अब एब्रीवेशन कौन कौन सी है, टाइटल्स एंड ऑनरिफिक्स हैं। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, हम डॉक्टर के बाद फुल स्टॉप लिखते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, मिसेज को कैपिटलाइज करते हैं, फुल स्टॉप लिखते हैं, मिस्टर को, मिस को, इसी तरह हम प्रोफेसर को कैपिटलाइज करते हैं, इसी तरह हम एडवोकेट को कैपिटलाइज करते हैं और इनके बाद फुल स्टॉप लिखते हैं। जब भी आप टाइटल और ऑनरिफिक्स लिख रहे होंगे तो आपने उसके बाद क्या लिखना है, फुल स्टॉप लिखना है। लैटिन एब्रीवेशन के बाद भी आपने फुल स्टॉप लिखना है। जैसे ईजी लिखा जाता है एग्जाम्पली ग्रेशिया के लिए, ETC लिखा जाता है एक्सेट्रा के लिए, इसी तरह AM और PM लिखा जाता है, वर्सेस लिखा जाता है, आइडिस्ट लिखा जाता है डेट इज के लिए। तो आप इनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि आपने इनमें कैसे फुल स्टॉप यूज किया हुआ है। इसी तरह अगर आप एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्रीज लिखते हैं, आप MBBS लिखेंगे तो आपने इसमें फुल स्टॉप लिखना है, BSc में आपने फुल स्टॉप लिखना है, MSc में फुल स्टॉप लिखना है, इसी तरह PhD में भी आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लिखना है। जब भी आप डिग्रीज या एकेडमिक प्रोफेशनल डिग्री की बात करेंगे तो आपने उसको पीरियड और फुल स्टॉप के साथ लिखना है। उसके बाद यूज 5 आपके पास क्या है कि जब आप कोई नंबर लिख रहे होते हैं या फाइनेंशियल फिगर लिख रहे होते हैं तो आपने उसमें भी फुल स्टॉप लिखना होता है। टेम्परेचर बता रहे हैं तो टेम्परेचर में आप पॉइंट बताने के लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। डेसिमल नंबर बताने के लिए अगर आप 0.7 बता रहे हैं, 0.7, तो आप देख रहे हैं आप पीरियड लिख रहे हैं। इसी तरह जब आप पॉइंट में चले जाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, 3.14159, आप क्या कर रहे होते हैं, पीरियड लिख रहे होते हैं डेसिमल नंबर बताने के लिए। फिर आप फाइनेंशियल फिगर बताने के लिए आप जब भी कीमत बता रहे होते हैं ना, तो लास्ट वाले जो 2 डिजिट होते हैं आप उनको किससे लिखते हैं, फुल स्टॉप के साथ लिखते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं 450 रुपए, तो या तो मैं इस तरह लिखूंगा या मैं क्या लिखूंगा, 450 रुपए, और मैं 00 से पहले क्या लिखूंगा, पीरियड या फुल स्टॉप लिखूंगा। उसके बाद आपके पास है इन इनिशियल ऑफ नेम। अगर आप पूरा नाम नहीं लिख रहे और आप इनिशियल लिख रहे हैं, जैसे MA जना, और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप लिखा हुआ है, APJ अब्दुल कलाम, आप फुल स्टॉप देख रहे हैं, JK राउलिंग फुल स्टॉप देख रहे हैं, TS इलियट फुल स्टॉप, WB येट्स फुल स्टॉप, CS ल्यूइस फुल स्टॉप, JB शाह फुल स्टॉप। आप जब भी पूरा नाम लिखने की बजाय इनिशियल लिखेंगे तो इनिशियल में आपको क्या लिखना है बेटे, फुल स्टॉप लिखना है। इसके बाद ये 6 रूल्स आपके पास किसके हैं, ये 6 रूल्स आपके पास फुल स्टॉप और पीरियड्स के हैं। जहां जहां पर हम सेंटेंस में क्या करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं, पीरियड यूज करते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क आप जानते ही हैं क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क का सबसे पहला रूल तो ये है कि जहां कहीं पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए क्या यूज करेंगे,
आप डायरेक्ट क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले ये बताया हुआ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, कि जब आप अपने सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो आपने याद रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन को हमेशा किस पे खत्म किया जाता है? क्वेश्चन मार्क पे खत्म किया जाता है। जब तक आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं करेंगे तब तक आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। इसके बाद अगर आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है? ये वो डायरेक्ट सेंटेंस है जिसको आपने इनडायरेक्ट बनाया होता है, और यहां पर आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ये सेंटेंस के दरमियान में आता है। जब आपका इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के दरमियान में आता है ना, मैंने आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये रूल पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था याद रखिएगा ये जो WH वाले वर्ड्स है ना, ये सेंटेंस में दो जगह पे आएंगे, या तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे या ये सेंटेंस के मिड में आएंगे। अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो आपने इनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है और आपने इनको खत्म करना है क्वेश्चन मार्क पर, इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। और अगर ये सेंटेंस के मिड में आते हैं तो फिर आपने इनके बाद पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और आपने इसको खत्म करना है फुल स्टॉप पे। आप इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे वेयर के बाद आई लिखा हुआ है, व्हेन के बाद ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर सेंटेंस स्टार्ट वेयर से हो रहा होता ना तो फिर हम वेयर आई वाज ना लिखते, फिर हम क्या लिखते? वेयर वाज आई। फिर हम व्हेन ही वुड नहीं लिखते, फिर हम क्या लिखते? व्हेन वुड ही। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर WH वर्ड सेंटेंस के दरमियान में होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन के बजाय इनडायरेक्ट क्वेश्चन किया जा रहा होता है, तो ऐसी सूरत में हम इनको क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं करते बल्कि किस पे खत्म करते हैं? फुल स्टॉप पे खत्म करते हैं। इसके बाद आपके पास दो तरह के डायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं। देखिए समटाइम्स हमारे पास क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है पेपर में, पास पेपर में आप देखेंगे 2 दफा पेपर में आ चुका है। जब हम इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करते हैं ना, तो इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करने के 2 तरीकेकार होते हैं हमारे पास क्वेश्चन मार्क के लिए। समटाइम्स हम क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं और सम टाइम हम क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखते हैं। बड़ा प्लेन सा रूल है, पल्ले बांध लीजिएगा, याद रखिएगा, जहन से निकालना नहीं है कि जब आपका क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में पूछा जा रहा होगा, जब क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के अंदर पूछा जा रहा होगा, तो फिर क्वेश्चन मार्क भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही आएगा। जैसे यहां पर देखिएगा, ही सेड वेयर आर यू गोइंग। अब क्वेश्चन कहां पर पूछा जा रहा है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो पहले आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखिएगा, द मैनेजर आस्क्ड हैव यू एवर वर्कड इन HR डिपार्टमेंट। अब हैव यू एवर वर्कड हमें क्या बताता है कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है? इन्वर्टेड कोमास के अंदर से। तो जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क भी बेटे कहां पर लिखेंगे? इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और फिर हम अपने इन्वर्टेड कोमास को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। और अगर क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के बाहर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन रिपोर्टिंग स्पीच में है, मैंने अभी आपको क्या कहा कि अगर आपका क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो फिर आपने क्वेश्चन मार्क कहां पर लिखना है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर। और अगर आपका क्वेश्चन रिपोर्टिंग स्पीच में होगा तो फिर आपने क्वेश्चन मार्क कहां पर लिखना बेटे? इन्वर्टेड कोमा के बाहर। जैसे यहां पर देखिएगा इस सेंटेंस में, व्हेन डिड विंस्टन चर्चिल से। अब आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच ही क्वेश्चन है। रिपोर्टेड स्पीच तो प्लेन सेंटेंस है, डिफिकल्टीज मास्टर्ड आर्ट, अपॉर्चुनिटीज वोन। यहां पर इन्वर्टेड कोमा याद रखिएगा, आप पहले इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में नहीं पूछा जा रहा बल्कि आपका क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है? रिपोर्टिंग स्पीच में पूछा जा रहा है। जैसे सेकंड सेंटेंस देखेंगे, बात आपके पास मुकम्मल हो जाएगी, आपके पास रूल भी मुकम्मल हो जाएगा। डू यू नो। अब क्वेश्चन कहां पर पूछा जा रहा है जी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिपोर्टिंग स्पीच में, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन्वर्टेड कोमा के बाहर। जब इन्वर्टेड कोमा के बाहर पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? हम इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ये 2 पोजीशंस बेटे आपने याद रखनी है इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क के लिए। इन्वर्टेड कोमा के साथ क्वेश्चन मार्क 2 तरह से आता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी आता है और इन्वर्टेड कोमा के बाहर भी आता है। मैंने इसको 2, 3, 4 दफा स्टार कर दिया क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में आपको इनके क्वेश्चन नजर आएंगे। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के अंदर पूछा जा रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में पूछा जा रहा है,
तो आप पहले आपका जो क्वेश्चन मार्क होगा वो भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा। पहले आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करेंगे। और अगर क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के बाहर पूछा जा रहा है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में पूछा जा रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने पहले इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करना है और बाद में आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है। तो ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। और क्वेश्चन मार्क के लिए आपने ये सिर्फ 3 ही रूल्स याद रखने हैं। नंबर 1 क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आप क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। नंबर 2 क्या है कि आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए फुल स्टॉप लिखते हैं। नंबर 3 आपके पास क्या है कि अगर क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में है तो क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा, और अगर क्वेश्चन रिपोर्टिंग स्पीच में है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, तो फिर क्वेश्चन मार्क भी बेटे कहां पर आएगा, इन्वर्टेड कोमा के बाहर आएगा। उसके बाद आपके पास है कोटेशन मार्क्स, और कोटेशन मार्क आप जानते हैं जिनको हम इन्वर्टेड कोमास भी बोलते हैं, कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं। तो कोटेशन मार्क का रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है, देखें आपको 3 पोजीशन मैंने वैसे बताई हैं जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा था। उसमें पहली कंडीशन, पहली सिचुएशन आपके पास क्या थी, जिसमें इन्वर्टेड कोमा वाली बात, यानी कि आपके पास कोटेशन वाली बात बाद में लिखी जाती है। अब यहां पर ना 2 3 4 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। यहां पर आपको कॉमा भी देखना होता है साथ में, यहां पर आपको कैपिटलाइजेशन भी देखनी होती है साथ में, ठीक, फिर आपका रूल मुकम्मल होता है। ये 3 चीजें मिलाकर आपका एक रूल बनती है। जैसे देखें सेंटेंस 1 में ही सेड, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पहले होगी ना और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा वाली स्पीच बाद में होगी, तो फिर आपने पहले कोमा लिखना है, फिर इन्वर्टेड कोमास को स्टार्ट करना है, और लास्ट में आपने पहले फुल स्टॉप लिखना है और उसके बाद इन्वर्टेड कोमास को आपने क्या करना है, क्लोज करना है। और साथ आपने कैपिटलाइजेशन याद रखनी है कि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बात लिखते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर बात लिखते हैं, तो इसका फर्स्ट लेटर आपके पास हमेशा क्या होता है बेटे, कैपिटल होता है। यही वजह कि हमने आई को यहां पर क्या किया, कैपिटल किया। वैसे आई तो रहता भी कैपिटल है, लेकिन अगर ये आई की जगह पे कुछ और भी होता तो हम उसको भी यहां पे कैपिटलाइज ही करते। इसी तरह अगर आप सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, अली रिप्लाइड, पहले कोमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होंगे, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, और फिर आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करना है। और आपने अपनी रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कोटेशन मार्क के अंदर लिखे हुए सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को हमेशा बेटे क्या करना है, कैपिटल करना है। फिर दूसरा तरीकाकार क्या था कि आपके पास पहले लिखा हुआ होगा इन्वर्टेड कोमा वाली बात को, ठीक है, आपके पास रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी होगी। जब रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी होगी ना, तो ये बात तो आपने याद रखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर आपके पास हमेशा क्या होना है, कैपिटल होना है, चाहे ये पहले लिखी जाए, बाद में लिखी जाए या स्प्लिट करके लिखी जाए। अब दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, पहले कोमा लिखना है, फिर इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करना है। पहले कोमा लिखना है, फिर इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करना है। और यहां पर जब आप रिपोर्टिंग स्पीच लिखेंगे तो यहां पर आपने याद रखना है, आपने कैपिटल नहीं करना। यहां पे जैसे द डॉक्टर सेड है, अगर ये स्टार्ट में होता तो हम उसको जरूर कैपिटल करते, यहां पर हम इसे कैपिटल नहीं करेंगे। हां, अंजलिना को तो हमने कैपिटल इसलिए किया क्योंकि अंजलिना आपके पास क्या है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को तो हमने हमेशा कैपिटलाइज करना होता है। अगर यहां पर अंजलिना की जगह पे शी लिखा हुआ होता तो हम कभी भी उसको कैपिटलाइज ना करते। फिर तीसरा तरीकाकार हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन को लिखने का, जिसमें हम कुछ पार्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच का वो पहले लिखते हैं और कुछ बात जो रिपोर्टिंग स्पीच है बाद में लिखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बाद में लिखते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच कहां पर लिखी जाती है, रिपोर्टिंग स्पीच लिखी जाती है दरमियान में। यहां पर आपने हर एक चीज का ध्यान रखना है। नंबर 1, जब आप इन्वर्टेड कोमास को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, क्योंकि हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो कोटेशन मार्क्स होते हैं, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होते हैं, उसका फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या होता है, कैपिटलाइज्ड होता है। ठीक हो गया। लेकिन जब इसका बाकी वाला हिस्सा हम लिखते हैं ना और हम दोबारा इन्वर्टेड कोमा से बात को स्टार्ट करते हैं, तो याद रखिएगा चूंकि हम इसका बाद वाला हिस्सा लिख रहे होते हैं ना, तो यहां पर हम किसी सूरत भी फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करते, क्योंकि हमने इसको पहले से कैपिटल कर लिया। जब आप इनको दोबारा इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे तो फिर आपने इनको कैपिटल नहीं करना है। उसके बाद आपके पास क्या है कि उसके बाद जैसे आप पहले कोमा लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, पहले कोमा लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, पहले कोमा लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और यहां पर आपने
किसी लेटर को कैपिटलाइज नहीं करना है, जो भी आ जाए आपने किसी भी लेटर को कैपिटलाइज नहीं करना है। हाँ, अगर फर्ज करें आई आ जाता है या प्रॉपर नाउन आ जाता है, उनको तो हमने कैपिटलाइज करना ही होता है। फिर आपने जब दोबारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करनी है ना, तो फिर आपने दोबारा बेटे उसको सेपरेट करने के लिए पहले कोमा लिखना और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को स्टार्ट करना है। तो ये जो 3 तरीकाकार आपके पास लिखे गए हैं ना डायरेक्ट नरेशन के, ये कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कोमा के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके पास एमडी कैट के लिए। और आपके एमडी कैट में अगर क्वेश्चन कभी बना है तो इन्हीं में से बना है। वैसे और रूल्स भी हैं हमारे पास कोटेशन मार्क के, जैसे यूज फॉर हमारे पास क्या है कि जब आप किसी के किसी टाइटल का नाम लेते हैं, किसी के क्या बोलते हैं कि किसी के वर्क को आप बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा जी, डैफोडिल लिखा। इसी तरह हम बोलते हैं कि द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इन पाकिस्तान, इसको हमने क्या किया, कैपिटलाइज कर लिया क्योंकि ये किसी आर्टिकल का क्या है, टाइटल है। इसी तरह बोलते हैं कि ओ हेनरी का जो शॉर्ट स्टोरी है उसका नाम क्या है, गिफ्ट ऑफ में जाए है। तो जब आप किसी का शॉर्ट वर्क बता रहे होते हैं ना, टाइटल बता रहे होते हैं शॉर्ट वर्क का, तो आप उसको किस में लिखते हैं, इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। उसके बाद जब आप कोई आयरनी, सार्काज्म या डिस्टेंसिंग करना चाहते हैं, मतलब आप किसी वर्ड को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, पिंच करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। जैसे हम बोलते हैं द एक्सपर्ट गेव कंप्लीटली रॉन्ग एडवाइस। अब वैसे आयरनी क्या है, सार्काज्म क्या है कि अगर वो एक्सपर्ट्स हैं तो वो गलत एडवाइस तो दे नहीं सकते, लेकिन यहां पर उनसे गलत एडवाइस हो गई तो आप कहते हैं ना द एक्सपर्ट गेव। तो जब आप इसको इस तरह बोलते हैं सार्काज्म में, आप आयरनी के साथ बोलते हैं, तो आप उसको किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। इसी तरह हिज ब्रिलियंट प्लान फेल्ड, अगर प्लान ब्रिलियंट था तो वो फेल नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि वो प्लान ब्रिलियंट नहीं था, और उसको ब्रिलियंट कहने का मतलब कि आप क्या शो कर रहे हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं, आयरनी या सार्काज्म यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसको क्या कहां पर किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बात बता दूं, जब आप एमडी कैट लेवल की बात करते हैं ना, तो एमडी कैट में आपके पास वही डायरेक्ट नरेशन वाले 3 रूल्स आपको याद रखने हैं कि किस तरह डायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन में आप रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लिखते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच पहले लिखते हैं, और आप क्या करते हैं, आप रिपोर्टेड स्पीच को स्किप करके लिखते हैं और आप रिपोर्टिंग स्पीच को दरमियान में लिखते हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, उसमें एक एक चीज़ को आपको एक एक चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद है जी, जब आप किसी का निक नेम और अल्टरनेटिव नेम लेते हैं तो आप उसके लिए, जैसे मोहम्मद अली को क्या कहा जाता था, ग्रेटेस्ट कहा जाता था, ठीक है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। विलियम हेनरी गेट्स 3 को क्या कहा जाता है, बिल गेट्स कहा जाता है। वैसे उसका नाम क्या है, विलियम हेनरी गेट्स है, 3 है, लेकिन उसका नाम उसको क्या बोला जाता है, बिल गेट्स शॉर्ट फॉर्म की जाती है। द सिटी ऑफ कराची इज ऑफन कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स, कराची को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। जब आप किसी का निकनेम या अल्टरनेटिव नेम बोलते हैं तो आप उसको किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। उसके बाद लास्ट रूल हमें क्या कहता है कि जब आप लेटर, वर्ड या फ्रेजेस को रेफर कर रहे होंगे, उनको रेफर किया जा रहा होगा, उनके बारे में बात की जा रही होगी, तो तब आप उनको इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। जैसे हमारे पास है द वर्ड एंड इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये जो सारी बात की जा रही है ना, ये सारी बात किसको रेफर करके की जा रही है, किसके बारे में की जा रही है, एंड के बारे में। और एंड क्या है, हमारे पास एक वर्ड है। बिल्कुल इसी तरह द लेटर आई मस्ट बी डॉटेड केयरफुली, आई को क्या किया जाना चाहिए, डॉट, उसका जो डॉट है वो केयरफुली लगाना चाहिए। अब यहां पर ये सारी बात किसके बारे में हो रही है, आई के बारे में हो रही है, और आई हमारे पास यहां पर क्या है, आई क्या है हमारा, हम उसके बारे में बात की जा रही, तो हम उसको किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। इसी तरह द फ्रेज वंस इन अ ब्लू मून मींस वेरी रेयरली। अब यहां पर किस फ्रेज के बारे में बात की जा रही है, यहां पर वंस इन अ ब्लू मून के बारे में बात की जा रही है। तो जब वर्ड, लेटर या फ्रेज को इटसेल्फ रेफर किया जा रहा होता है ना, हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उनको किस में लिखते हैं, इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। तो ये हमारे पास 7 रूल्स हैं बेटे इन्वर्टेड कोमास के। आपने हर रूल को अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, किसी भी बात को मिस नहीं करना। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि मैं आपको स्ट्रिक्टली वो रूल्स पढ़ा रहा हूं जो आपके एमडी कैट लेवल के हैं, तो यहां पर हर बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी आपके पास स्टार ऑफ द शो, और स्टार ऑफ द शो आपके पास कौन सा पंक्चुएशन मार्क है, डेट इज कॉमा। अब देखें,
कोमा हमें क्या कहता है? सबसे पहले आप कोमा के बहुत सारे रूल्स पहले से वैसे पढ़ के भी आए हैं आप, अभी मैंने वक्तन फो वक्तन आपको बहुत सारे रूल्स बताए हुए हैं, अभी वो सारे रूल्स को हम एक जगह पर इकट्ठे करने वाले हैं और सबसे ज्यादा रूल्स हमारे पास हैं भी कोमा के, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है कि जब भी आप सेंटेंस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट करेंगे, जब आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट करेंगे तो आप डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए क्या लिखेंगे? कॉमा लिखेंगे। जैसे मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में बताया था कि अगर आप इफ से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए क्या लिखना है? कॉमा लिखना है। और फिर इसका सेकंड वर्जन भी मैंने आपको बताया था। सेकंड वर्जन क्या बताया था कि अगर आप इफ को सेंटेंस के दरमियान में लिख देंगे तो फिर आपको कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को सेंटेंस के दरमियान में लिख देते हैं तो फिर आपको कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर देखिएगा व्हेन है और इफ है, सेंटेंस के स्टार्ट में आया ना, तो आप डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए क्या लिखेंगे? कॉमा लिखेंगे। लेकिन अगर आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंस के दरमियान में आ गया तो फिर आपको किसी भी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क यूज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा रूल क्या है कि जब भी आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपके पास क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जिनको हम किस निमोनिक से याद रखते हैं? जिनको हम याद रखते हैं फैन बॉय से। इनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस में पढ़कर आए हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जहां पर भी आपके पास दो क्लॉजेस को इकट्ठा करती है, आपने उससे पहले बेटे क्या लिखना है? कॉमा लिखना है। जैसे आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। हमारे पास दो क्लॉजेज है ना, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। तो आज जब आप इसके लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिख रहे हैं तो आपने इसको कॉमा के बगैर नहीं लिखना है। बिल्कुल इसी तरह शी स्टडीड हार्ड सो शी पास द एग्जाम। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के लिए हमने जब सो लिखना है तो सो से पहले हमने क्या लिखना है? कॉमा लिखना है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करेंगी, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को, तो आपने याद रखना है आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले क्या लिखना है? कॉमा लिखना है। उसके बाद है हमारे पास असेंशियल क्लॉज। असेंशियल क्लॉज और नॉन असेंशियल क्लॉज। आप क्या करते हैं? आप अपने सेंटेंस में नॉन असेंशियल और असेंशियल क्लॉज लिखते हैं। जैसे यहां पर आप अपने पास देखिएगा, माय ब्रदर हु लिव्स इन कनाडा और अली हुज फादर इज अ डॉक्टर प्लेज क्रिकेट। अब ये जो बात कोमा में लिखी जाती है ना, दो कोमा में लिखी हुई होती है, ये याद रखिएगा ये नॉन असेंशियल होती है। नॉन असेंशियल का मतलब क्या है कि आपका सेंटेंस इसके बगैर भी मुकम्मल है और आपका सेंटेंस इसके बगैर भी आपको समझ आ रही है कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं इसको हटा देता हूं, हु लिव्स इन कनाडा को मैं हटा देता हूं, तो आपका सेंटेंस स्टिल कंप्लीट है। माय ब्रदर इज विजिटिंग अस नेक्स्ट वीक। इसी तरह अगर मैं यहां से हुज फादर इज अ डॉक्टर को हटा देता हूं तो इससे अली के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सेंटेंस क्या बनेगा? अली प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। तो ये नॉन एसेंशियल क्लॉज होती है। असेंशियल क्लॉज क्या होती है? एसेंशियल क्लॉज के लिए आपने कॉमा यूज नहीं करना। असेंशियल क्लॉज क्या होती है कि अगर आप उसको हटाएंगे तो आपके सेंटेंस का मीनिंग डिस्टर्ब होगा। जैसे देखें, द स्टूडेंट्स हु स्टडीज हार्ड। अब ये जो हु स्टडीज हार्ड है, लेट्स सपोज अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा देता हूं तो सेंटेंस का मीनिंग क्या बनेगा? द स्टूडेंट विल सक्सीड। अब कौन सा स्टूडेंट सक्सीड करेगा ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा हु स्टडीज हार्ड। इसका मतलब ये एसेंशियल क्लॉज है। एसेंशियल क्लॉज को आप कॉमा के साथ नहीं लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। अब दैट आई बॉट यस्टरडे हमारे पास क्या है? एसेंशियल क्लॉज है। इसके बगैर मुझे ही नहीं, जैसे फर्ज करें मैं बोलता हूं द बुक इज एक्सीलेंट, विच बुक इज एक्सीलेंट, ये बात इस क्लॉज के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। मुझे ये बात बताने के लिए कि मैं किस बुक की बात कर रहा हूं, मुझे ये क्लॉज लाजमी तौर पर शामिल करना है। इसलिए बेटे हम इसको क्या बोलते हैं? एसेंशियल क्लॉज बोलते हैं। वैसे भी आपको बता दूं, जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था तो मैंने आपको क्या कहा था कि जहां पर डैट आएगा ना तो
तो डेट के साथ आपने कॉमा नहीं लिखना, लेकिन जहां पर विच आएगा तो विच के साथ आपने क्या करना है, कॉमा लिखना है। आप विच के साथ या तो कॉमा लिखते हैं या आप विच के साथ क्या लिखते हैं, प्रेपोजिशन लिखते हैं। ये हमने बात पढ़ी थी अपने रिलेटिव प्रोनाउन में। उसके बाद है जी हमारे पास रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 क्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही जरूरी रूल है। इसको मैं 2-3 दफा क्या कर रहा हूं, स्टार कर रहा हूं, इसको जरा अच्छे तरीके से देखिएगा। देखें, हमने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा ना, और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में हमने क्या किया है कि हमने उसमें डिफरेंट तरह का एडजेक्टिव पढ़ा है। डिफरेंट एडजेक्टिव हमने किस तरह पढ़े हैं, हमने उसमें एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन पढ़ा, साइज पढ़ा, एज पढ़ा, कलर पढ़ा, मटेरियल पढ़ा, पर्पस पढ़ा, तो हमने डिफरेंट तरह के एडजेक्टिव पढ़े। अब अगर आपके सेंटेंस में एक नाउन के लिए डिफरेंट एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, जैसे यहां पर देखिएगा, यहां पे लेक्चर के लिए कौन कौन सा एडजेक्टिव यूज किया गया है, टायरिंग यूज किया गया है, बोरिंग यूज किया गया है और एग्जॉस्टिंग यूज किया गया है। ऐसे है ना हमारे पास, यहां पर मैन के लिए क्या क्या यूज किया गया है, ऑनेस्ट यूज किया गया है, काइंड यूज किया गया है, केयरिंग यूज किया गया है और जेनरस यूज किया गया है। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये सारे के सारे एडजेक्टिव एक तरह के हैं। एक तरह के कैसे हैं, टायरिंग एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, बोरिंग एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, एग्जॉस्टिंग एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है। जब आप एक नाउन के लिए डिफरेंट एडजेक्टिव यूज करेंगे और वो सारे के सारे एक ही तरह के एडजेक्टिव होंगे, तो आपने याद रखना है, आपने हर एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से सेपरेट करने के लिए क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। लेकिन लास्ट एडजेक्टिव के बाद आपने कॉमा नहीं लिखना। जैसे अभी देखिएगा, ऑनेस्ट होना ओपिनियन है, काइंड होना ओपिनियन है, केयरिंग होना ओपिनियन है और जेनरस होना भी ओपिनियन है। तो मैन के लिए यहां पर जो 4 एडजेक्टिव लिखे गए ना, ये 4 के 4 आपके पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है। यहां पर आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, तो आप क्या करेंगे, आप इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमा लिखेंगे, लेकिन लास्ट एडजेक्टिव से पहले आपने कोई कॉमा नहीं लिखना। लेकिन अगर एक नाउन के साथ डिफरेंट एडजेक्टिव लिखे गए और वो डिफरेंट हैं नेचर में, जैसे देखिए, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव ऑफ साइज, रेड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ कलर और सिल्क क्या है, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। जब ऐसी सूरत में जब आप डिफरेंट एडजेक्टिव लिख रहे हैं एक नाउन के लिए, तो तब आपने उनके दरमियान बिल्कुल भी कोई कॉमा यूज नहीं करना है। बिल्कुल इसी तरह देखिएगा, कार के लिए यहां पर क्या क्या यूज हुआ है, एक्सपेंसिव यूज हुआ है, ओपिनियन है, स्मॉल यूज हुआ है, साइज है, इटालियन यूज हुआ है, ओरिजिन है और स्पोर्ट्स यूज हुआ है, ये क्या है, पर्पस है। तो 4 आपने एडजेक्टिव यूज किए, लेकिन 4 के 4 एडजेक्टिव्स डिफरेंट है। जब डिफरेंट एडजेक्टिव आपने यूज करने हैं तो फिर आपने कॉमा यूज नहीं करना। तो अगर आप एक ही नाउन के लिए डिफरेंट एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं और वो सारे, एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं और वो सारे के सारे एडजेक्टिव एक ही तरह के हैं, जैसे हमने यहां पर देखा, हमारे पास सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियंस थे, तो आप उनको सेपरेट करने के लिए बेटे क्या लिखेंगे, कॉमा। लेकिन लास्ट एडजेक्टिव के साथ आपने कॉमा नहीं लिखना। और अगर आप एक नाउन के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव लिखेंगे और वो डिफरेंट एडजेक्टिव होंगे, तो देन आपने उनके साथ बिल्कुल भी कॉमा नहीं लिखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है एडजेक्टिव के साथ कॉमा का, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। उसके बाद है हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स। जब हमने ट्रांजिशनल एलिमेंट्स पढ़ा था तो मैंने आपको तब भी बोला था कि हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स को पंक्चुएशंस के साथ पढ़ने वाले हैं, दोबारा से पंक्चुएशन में। कंजंक्टिव एडवर्ब्स जितने भी हमने पढ़े, हमारे पास डिफरेंट तरह के कंजंक्टिव एडवर्ब्स थे। जितने भी हमने कंजंक्टिव एडवर्ब्स पढ़े, याद रखिएगा ये सेंटेंस में 3 तरह से आते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, जैसे यहां पर हाउएवर है और देयरफॉर है। जहां कहीं पर भी कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो आपने याद रखना है, आपने इसके बाद बेटे क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। फिर दूसरा तरीकाकार क्या है कि ये सेंटेंस के मिड में आएंगे और सेंटेंस के मिड में आने पर दोनों तरफ इनके क्या होना चाहिए, इनके दोनों तरफ क्लॉज होनी चाहिए। जैसे यहां पर भी क्लॉज है, पहले भी क्लॉज है, बाद में भी क्लॉज है। यहां पर नेवरदीलेस से पहले भी क्लॉज है, सेंटेंस है, बाद में भी क्लॉज है, यानी कि सेंटेंस है कंप्लीट। तो अगर दोनों तरफ कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं,
तो फिर आपने बेटे याद रखना, आपने कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले क्या यूज करना है, सेमीकोलन, और कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद क्या यूज करना है, कॉमा यूज करना है। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे तो इनके बाद कॉमा आएगा, अगर सेंटेंस के दरमियान में आएंगे और दोनों तरफ क्लॉजेज होंगी तो फिर आपने बेटे इनसे पहले सेमीकोलन यूज करना और बाद में क्या यूज करना है, कॉमा यूज करना है। और इनका तीसरा स्ट्रक्चर भी पल्ले बांध लीजिएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटेंस के मिड में आ रहे होते हैं लेकिन इनके दोनों तरफ क्लॉजेज नहीं होती। जैसे देखिएगा स्प्लिट करके लिखा जाता है एक ही क्लॉज को, जैसे द प्लान वाज रिजेक्टेड बाय द कमेटी। ये टेक्निकल एक ही क्लॉज है जिसको स्प्लिट करके किसके साथ लिखा हुआ है, कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ। जब आपके पास एक ही क्लॉज को स्प्लिट करके लिखा जाएगा और कंजंक्टिव एडवर्ब को दरमियान में लिखा जाएगा तो आपने बात पल्ले बांध लेनी है, आपने इसके दोनों तरफ कॉमा लिखना है, आपने इससे पहले सेमीकोलन नहीं लिखना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे सेकंड सेंटेंस देखिएगा, सेकंड एग्जांपल देखिएगा, वी विल नीड टू पोस्टपोन द ट्रिप। अब ये एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है जिसको क्या किया गया है, स्प्लिट करके लिखा गया है और दरमियान में क्या लिखा गया है, देयरफॉर। और आप देख रहे हैं कि देयरफॉर के दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है। तो अगर कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटेंस के मिड में आते हैं तो आपने ये देखना है कि क्या दोनों तरफ क्लॉजेज हैं अलग-अलग से या नहीं। अगर दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो आपने इनसे पहले सेमीकोलन लिखना है, बाद में कॉमा लिखना है। और अगर एक ही क्लॉज को, एक ही सेंटेंस को स्प्लिट करके लिखा गया है और इनके दरमियान में कंजंक्टिव एडवर्ब को लिखा गया है तो फिर आपने बेटे क्या करना है, इनसे पहले भी कॉमा लिखना और इनके बाद भी कॉमा लिखना है। तो ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स के से रिलेटेड हमारे पास पंक्चुएशन, कॉमा के तीन बड़े इंपॉर्टेंट, सेमीकोलन के तीन बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। उसके बाद हमारे पास जब हम लिस्ट बनाते हैं, देखें जब भी हम लिस्ट बनाएंगे, वैसे हम सेमीकोलन में लिस्ट को दोबारा पढ़ने वाले हैं क्लोन में, क्योंकि हमने एक रूल इसका क्लोन के साथ पढ़ना है, फिर हमने एक रूल उसके साथ पढ़ना है, सेमीकोलन के साथ पढ़ना है। वैसे मैं अभी आपको बता देता हूं क्लोन का रूल, मैं अभी आपको यहां पे भी बता देता हूं, फिर आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें जब भी हम लिस्ट बताते हैं दो से ज्यादा चीजों की, ये याद रखिएगा दो चीजें लिस्ट में नहीं आती हैं, दो से ज्यादा चीजों की जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम समटाइम्स उसको क्लोन से स्टार्ट कर रहे होते हैं और समटाइम हम क्लोन से स्टार्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, याद रखिएगा जब आप अपनी लिस्ट को वर्ब से स्टार्ट करेंगे या आप अपनी लिस्ट को वर्ब से स्टार्ट करेंगे या प्रेपोजिशन से स्टार्ट करेंगे तो आप उसको क्लोन से स्टार्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज आप क्लोन से स्टार्ट करेंगे। ये बात अभी आगे चलकर हम क्लोन में दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब आप दो से ज्यादा चीजों की लिस्ट बना रहे होते हैं ना तो आप हर एक को सेपरेट करने के लिए एंड लिखते हैं और ये जो लास्ट वाला एंड होता है ना, एंड से पहले आपने लाजमी तौर पर कॉमा लिखना है, क्योंकि पिछले सालों में जब एमडी कैट में क्वेश्चन दिया गया लिस्ट का तो उसमें वो वाला ऑप्शन ठीक किया गया था जिसमें एंड से पहले कॉमा लिखा हुआ है। जैसे आपके पास होता है ना, अगर आपके पास मैं बोलता हूं ए बी सी एंड डी और मैं सेकंड बनाता हूं, लिस्ट बनाता हूं ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपको वो लिस्ट चूज करनी है जिसमें एंड से पहले क्या होगा, कॉमा होगा। ये लिस्ट आएगी बाद में, वर्ब के बाद, ठीक है। सेंटेंस स्टार्ट हमेशा इससे नहीं होता, सब्जेक्ट के तौर पर नहीं होता, लिस्ट किसी और तरह से होती है। तो आपके पास क्या है, जब भी लिस्ट आएगी तो आपने दो से ज्यादा चीजों की लिस्ट बनानी है, हर एक चीज को दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमा लिखना है और एंड से पहले कॉमा आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद देखें, जहां कहीं पर भी आपका सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो, अगर एडवर्ब आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, जैसे यहां पे देखिएगा स्लोली, फॉर्चुनेटली, तो आपने एडवर्ब के बाद बेटे क्या यूज करना है, कॉमा यूज करना है। जैसे यहां पर आप देखेंगे स्लोली के बाद किया गया है और फॉर्चुनेटली के बाद किया गया है। इसी तरह आप जानते हैं कि एफर्मेशन और निगेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन में हमने दो वर्ड्स पढ़े थे, यस और नो, ठीक है। ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं और जहां पर भी आते हैं, इनके सेंटेंस के स्टार्ट में जब भी आते हैं हमने इनके बाद कॉमा लिखना होता है
और जब भी आप किसी को एड्रेस करते हैं, मुखातिब करते हैं, तो किसी को एड्रेस या मुखातिब करने के लिए आपने बेटे क्या लिखना होता है, कॉमा। जैसे यहाँ पर यस के बाद कॉमा आ गया, नो के बाद कॉमा आ गया, और आप अपने फादर को मुखातिब करके बोल रहे हैं फादर आई एम हेयर, तो यहाँ पर आपने फादर को चूंकि मुखातिब किया तो इसलिए बेटे आप क्या लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे। इसी तरह आप आइडेंटिकल क्लॉजेज में क्या लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं। आइडेंटिकल क्लॉजेज आपने एडजेक्टिव में पढ़ी, जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं, द हायर यू गो द कूलर इट इज, द सूनर यू गो द बेटर इट इज। आप दो कंपैरेटिव डिग्रीज लिखते हैं और दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप क्या लिखते हैं, द लिखते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल क्लॉजेज। और आइडेंटिकल क्लॉजेज आपके सामने है कि आपने इनको किसके साथ जोड़ना है, आपने इनको कॉमा के साथ जोड़ना है। उसके बाद लास्ट रूल गालबन जो हमारे पास है कॉमा का, वो याद रखना है कि हम मंथ और डे को ईयर से सेपरेट करने के लिए बेटे क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। जैसे जुलाई 10 को 1995 से सेपरेट करने के लिए हमने क्या लिखा, कॉमा लिखा। इसी तरह मार्च 5 को 2025 से सेपरेट करने के लिए बेटे हमने क्या लिखा, कॉमा लिखा। तो एपोस्ट्रोफी के वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज होते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसके बनते हैं, वो मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से करवाने वाला हूं। इसको जरा पूरे रूल को अच्छे तरीके से समझिएगा, फिर हम इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो बात आपको 110% क्या होगी, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब देखें, एपोस्ट्रोफी हम यूज करते हैं बेटे किसके साथ, नाउन के साथ। एपोस्ट्रोफी हम किसके साथ यूज करते हैं, नाउन के साथ। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास नाउन दो तरह का होता है। एक हमारे पास कौन सा नाउन होता है, कॉमन होता है, और एक हमारे पास कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर होता है। ठीक हो गया। हम एपोस्ट्रोफी के रूल्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी का सिर्फ साइन भी यूज करते हैं समटाइम्स, और कब साइन यूज करते हैं, कब एस यूज करते हैं, ये सारी बातें मैं एक ही डायग्राम में आपको समझा दूंगा और आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी और हमेशा याद भी रहेगी। अब देखें, नाउन हमारे पास बेटे होता है दो तरह का, एक क्या होता है हमारे पास कॉमन नाउन और एक हमारे पास क्या होता है प्रॉपर नाउन। अब जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो कॉमन नाउन हमारे पास सिंगुलर भी होता है और कॉमन नाउन हमारे पास क्या होता है, प्लूरल भी होता है। ऐसे ही है ना, जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें तो सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है। हमारे पास जो कॉमन नाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है और वो प्लूरल भी होता है। अब प्लूरल कॉमन नाउन भी हमारे पास दो तरह का होता है। एक वो प्लूरल नाउन है जो एस पे खत्म होते हैं, जैसे हम चेयर का प्लूरल बना देते हैं चेयर्स, जैसे हम बुक का प्लूरल बना देते हैं बुक्स, तो प्लूरल कॉमन नाउन है और खत्म किस पे होते हैं, एस पे खत्म होते हैं। और एक वो प्लूरल नाउन है जो एस पे खत्म नहीं होते, जैसे चिल्ड्रन है। अब चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन ये एस पे खत्म नहीं होता। पीपल है, पीपल प्लूरल है लेकिन ये एस पे खत्म नहीं होता। तो बहुत सारे कॉमन नाउन हमारे पास इस तरह के होते हैं कि जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो उनका प्लूरल एस के साथ नहीं बनता है, हम उनका कुछ और यूज करते हैं, हम कुछ इनर वावल यूज कर लेते हैं। जैसे देखें, हम तूत का प्लूरल किसके साथ बनाते हैं, हम तूत का प्लूरल बनाते हैं तीत के साथ, तो हमने एस का एडिशन नहीं किया। हम मैन का प्लूरल बनाते हैं MEN के साथ, हम वुमेन का प्लूरल बनाते हैं वीमेन के साथ, आप एस नहीं लगा रहे होते। आप फुट का प्लूरल किसके साथ बना रहे होते हैं, फीट के साथ। इसी तरह ही है ना, आप माउस का प्लूरल बना रहे होते हैं माइस के साथ, आप गूज का प्लूरल बना रहे होते हैं गीज के साथ। आप इस तरह के नाउन को भी जानते हैं, जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो वो एस पर खत्म नहीं होते हैं। और फिर जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर नाउन दो तरह का हो सकता है, या तो प्रॉपर नाउन एस पे खत्म हो सकता है या प्रॉपर नाउन एस पे खत्म नहीं हो सकता। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वाली तो बात ही नहीं रह जाती। अब जरा देखिएगा, अगर आप वैसे तो आप याद रखेंगे हम एपोस्ट्रोफी एस यूज किसके लिए करते हैं, हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं क्या करने के लिए, पोजेशन बताने के लिए। अब पोजेशन बताने के लिए जब हमने एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है तो हमने ये देखना है कि हम एपोस्ट्रोफी एस यूज कर किसके साथ रहे हैं। मैं इनका कलर चेंज कर रहा हूं ताकि चीजें और थोड़ी हाईलाइट हो जाए। अब देखें, हमने नाउन पर पोजेशन बतानी है। नाउन में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन में हमारे पास नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, और प्लूरल में
हमारा नाउन एस पे खत्म हो सकता है और हो सकता है कि वो एस पे खत्म ना भी हो प्लूरल, लेकिन एस पे खत्म ना हो। और प्रॉपर नाउन की सूरत में क्या हो सकता है कि हमारा नाउन एस पे खत्म हो सकता है। कोई बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो एस पे खत्म होते हैं और बहुत सारे नाम ऐसे जो होते हैं वो एस पर खत्म नहीं होते हैं। तो हर एक को हम डिफरेंटली क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब देखें, अगर आपका नाउन कॉमन है और सिंगुलर है तो आप क्या करेंगे, आप उसको पोजेशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी का साइन लिखेंगे और एस भी लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा हम बोलते हैं बॉयज बुक। अब यहाँ पे बॉय सिंगुलर है तो आपने अपोस्ट्रोफी का साइन भी लिखा और एस भी लिखा। सोल्जर सिंगुलर है, आपने अपोस्ट्रोफी का साइन भी लिखा और एस भी लिखा और आपने उसकी क्या बना दी, पोजेशन बना दी। ऐसे ही चला ना आपके पास। अगर आपका नाउन कॉमन है और कॉमन होने के साथ साथ सिंगुलर है तो आपने क्या करना है, आपने अपोस्ट्रोफी का साइन लिखना है और एस लिखना है। अगर आपका नाउन कॉमन है और वो प्लूरल है, और कौन सा प्लूरल है, जिसमें एस आता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ पोजेशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी के साइन लिखना है, आपको एक्स्ट्रा एस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिएगा, अगर मैं बॉयज बुक लिखता हूं कि लड़कों की किताबें, अब बॉयज किस पे खत्म हो रहा है, बॉयज प्लूरल है और ऑलरेडी किस पे खत्म हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है। जब एस पे खत्म हो रहा है तो मैं सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन लिखूंगा, मुझे एक्स्ट्रा एस लगाने की जरूरत अलाउ नहीं है। उसके बाद जब आप सोल्जर्स राशन लिखते हैं, अब आप सोल्जर नहीं, अब आप प्लूरल सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, तो आप यहां पर देखेंगे कि किस पे खत्म हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है। जब एस पे खत्म हो रहा है तो आपने इसके साथ मजीद एस नहीं लिखना, बल्कि आपने सिर्फ इसके साथ क्या लिखना है, अपोस्ट्रोफी का साइन लिखना है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लूरल है जो एस पर खत्म नहीं होता तो वहां पर आप एज यूजुअल अपोस्ट्रोफी का साइन भी लिखेंगे और एस भी लिखेंगे। जैसे चिल्ड्रन को जब आप चिल्ड्रन का पोजेशन बनाएंगे तो आप अपोस्ट्रोफी का साइन भी लिखेंगे, एस भी लिखेंगे। मैन का पोजेशन बनाएंगे तो आप मैन में पोजेशन में अपोस्ट्रोफी का साइन भी लिखेंगे और एस भी लिखेंगे। वीमेन की पोजेशन बताएंगे तो आप अपोस्ट्रोफी का साइन भी लिखेंगे और एस भी लिखेंगे। तो तीनों चीजें, तीनों तरह से आप देखेंगे कि आपका नाउन प्लूरल है लेकिन एस पे खत्म नहीं हो रहा। अगर आपका नाउन प्लूरल होगा और एस पे खत्म हो रहा होगा तो आपने सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन लिखना है। लेकिन अगर आपका नाउन प्लूरल है और वो एस पे खत्म नहीं हो रहा तो आपने अपोस्ट्रोफी का साइन भी लिखना है और आपने एस भी ऐड करना है। उसके बाद अगर आपका नाउन प्रॉपर है और वो एस पे खत्म हो रहा है तो यहां पर आप दोनों तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। दोनों तरह से कैसे कर सकते हैं कि आप इसको सिर्फ डैश लगाकर यानी कि अपोस्ट्रोफी का साइन लगाकर भी छोड़ सकते हैं, या आप इसको साइन लगाकर साथ एक्स्ट्रा एस भी लगा सकते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा किड्स, अब अगर मैंने किड्स की पोजेशन बतानी है ना किसी पर, तो मैं किड्स चूंकि ऑलरेडी एस पे खत्म होता है तो मैं किड्स की पोजेशन दो तरह से बना सकता हूं। या तो मैं किड्स में जस्ट एस में अपोस्ट्रोफी का साइन लिख दूंगा, या मैं क्या करूंगा कि मैं अपोस्ट्रोफी का साइन भी लिखूंगा और एक्स्ट्रा एस भी लिखूंगा। जब आपका नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है और एस पे खत्म होता है ना, तो वहां पर आपने सिर्फ साइन लिखना होता है, आपको एक्स्ट्रा एस लगाना अलाउ नहीं होता, वो गलती कंसिडर होती है। प्रॉपर नाउन की सूरत में आपके पास अगर नाउन ऑलरेडी एस पे खत्म हो रहा है तो आप दोनों तरह से इसको लगा सकते हैं, आप सिर्फ साइन भी लगा सकते हैं और एस भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर चिप्स का नाम मैं देखता हूं तो चिप्स किस पे खत्म होता है, एस पे खत्म होता है, तो मैं चिप्स की पोजीशन दो तरह से बना सकता हूं। मैं चिप्स की पोजीशन कैसे बनाऊंगा, मैं अपोस्ट्रोफी एस का सिर्फ साइन लिखूंगा, मैं एस नहीं लगाऊंगा, और नंबर 2 मैं साथ एक्स्ट्रा एस लगा भी दूंगा, तो दोनों सूरतें क्या होंगी, एक्सेप्टेबल होंगी। और अगर मेरे पास एस है तो मैं दोनों तरह से कर सकता हूं, और अगर मेरे पास एस नहीं है तो फिर तो एज यूजुअल मैं अपोस्ट्रोफी का साइन लिखूंगा और साथ एस लगाऊंगा। जैसे अलीज हाउस होगा और असलम्स शॉप होगा। अब होता क्या है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कहां पर, जब आप प्लूरल में एस की बात करते हैं और प्रॉपर नाउन में एस की बात करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाकर मैंने आपको समझा दिया कि आपने किस नाउन में कब आपने सिर्फ साइन लिखना है और कब आपने साइन लिखने के साथ एस लगाना है, और किस सूरत में आप अपोस्ट्रोफी का सिर्फ साइन लगा सकते हैं और साथ में अपोस्ट्रोफी का साइन लगाने के साथ एस भी लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें जब आप एक जगह पर इकट्ठा करते हैं तो ये टेक्निकली आपके पास 5 रूल्स बनते हैं
एपोस्ट्रोफी एस के। ठीक है, ये कितने रूल्स बनते हैं आपके पास? 5 रूल्स बनते हैं किसके? एपोस्ट्रोफी एस के। उसके बाद आगे चलते हैं जी एपोस्ट्रोफी एस के रूल्स पर। ये भी मैं आपको बता के आया हूँ, पढ़ा के आया हूँ। ये मैंने नाउन में आपको बताया था, पढ़ाया था। इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था कंपाउंड पोजेशन का। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं आपको कहीं ना कहीं पढ़ाता रहता हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ता रहूं ताकि आपके लिए आसानी हो। देखिए ये कंपाउंड पोजेशन सिर्फ जरूरी नहीं है 2 के लिए हो, ये 2 से ज्यादा के लिए भी हो सकती है, 50 के लिए भी हो सकती है, 20 के लिए भी हो सकती है, 10 के लिए भी हो सकती है। रूल सेम रहेगा। रूल क्या है कि अगर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे सिर्फ लास्ट वाले के साथ, तो इसके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और आपने इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है? सिंगुलर के तौर पे। ये सिर्फ 2 नहीं, 2 से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। जैसे देखें, मैं बोल सकता हूं ए बी सी एंड डी, और एपोस्ट्रोफी सिर्फ किसके साथ लिखूंगा? डी के साथ। तो इसके साथ आने वाला नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा, और उसको ट्रीट भी क्या करूंगा बेटे? सिंगुलर करूंगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सारे लोग उसके मालिक हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों उसके मालिक हैं। जब आप सिर्फ लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इस चीज के दोनों मालिक है। जैसे देखें, आपने यहां पर लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी लिखा तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट किसका है? ये अली और सारा का है। यहां पर आपने लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी लिखा तो इसका मतलब ये स्टोरी किसकी है? रोमियो की और जूलियट दोनों की है। आपने यहां पर लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी लिखा तो इसका मतलब ये घर किसका है? अहमद और बिलाल दोनों का है। लेकिन जब आप सबके साथ एपोस्ट्रोफी लिखते हैं, चाहे 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 होंगे तो आपके पास कैसे रहेगा? आपके पास रहेगा ए एंड बीज, और फिर आप कार नहीं लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? कार्स लिखेंगे। और फिर आप इसको सिंगुलर भी ट्रीट नहीं करेंगे बेटे, फिर आप इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करेंगे? प्लूरल के तौर पर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह 2 से ज्यादा भी होगा ना, तो फिर भी आपने क्या करना है? आपने सबके साथ ही एपोस्ट्रोफी एस लिखनी है। इन 2 स्ट्रक्चर के अलावा कोई तीसरा स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पहले वाले के साथ एपोस्ट्रोफी लिख दें, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आखिरी वाले के साथ एपोस्ट्रोफी लिखें और नाउन साथ प्लूरल लिख दें, और ऐसा भी नहीं है कि आप सबके साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखें और नाउन सिंगुलर लिख दें। तो ये सारी बातें आपको ज़हन में रखनी है। अब देखें, यहां पर आपने दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा तो आपका नाउन प्लूरल रहेगा और ट्रीट भी क्या होगा? प्लूरल। यहां पर आपने दोनों का लिखा तो इसका मतलब एक गाड़ी किसकी है? एक गाड़ी अहमद की और एक बिलाल की, और उसको ट्रीट भी क्या किया जाएगा? प्लूरल। डॉक्टर्स एंड द नर्सेज ओपिनियन, जब आपने दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिख दिया तो आपने उसके साथ आने वाला नाउन भी प्लूरल लिखना और उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है बेटे? प्लूरल के तौर पर करना है। ये मैं आपको नाउन में भी पहले पढ़ा कर आया हूं कंपाउंड पोजेशन के नाम से। उसके बाद आपके पास देखें, अगर आपने प्लूरल बनाना है लेटर्स का, प्लूरल ऑफ लेटर्स, इस रूल को जरा गौर से देख लीजिएगा। प्लूरल ऑफ लेटर्स, लेटर्स मतलब ए बी सी डी ई एफ जी। जब आपने लेटर्स का प्लूरल बनाना है तो लेटर्स का प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस के साथ बनता है। जैसे सेंटेंस देखिएगा, द वर्ड मिसिसिपी हैज मैनी एसेस, इस वर्ड में काफी सारे एसेस आते हैं। तो जब मैंने एस का प्लूरल बनाना है तो किसके साथ बनाना है? एपोस्ट्रोफी एस के साथ। वैसे तो हम नाउन का प्लूरल एस के साथ बनाते हैं, वो सारे रूल्स होते हैं, लेकिन यहां पर हम प्लूरल किसका बना रहे हैं? हम लेटर का प्लूरल बना रहे हैं। जैसे कहता है, द वर्ड एप्पल हैज 2 पीज, एप्पल में कितने पी आते हैं? 2 पी आते हैं। तो जब मैं पी का प्लूरल बनाऊंगा तो मैं किसके साथ बनाऊंगा? एपोस्ट्रोफी एस के साथ बनाऊंगा। उसके बाद है हमारे पास माय मदर इन लॉ, ये भी मैं रूल आपको पढ़ा कर आया हूं कंपाउंड नाउन में। मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप कंपाउंड नाउन की पोजेशन बताते हैं तो आपने याद रखना है, आपने एपोस्ट्रोफी एस कहां पर लिखना होता है? आपने एपोस्ट्रोफी एस लिखना होता है एंड पे। जैसे मदर इन लॉज, एपोस्ट्रोफी कहां पर आएगा? लास्ट में आएगा। एडिटर इन चीफ, एपोस्ट्रोफी एस कहां पर आएगा? लास्ट में आएगा। सिस्टर इन लॉज, एपोस्ट्रोफी एस कहां पर आएगा? लास्ट में आएगा। तो जब भी आपने कंपाउंड नाउन की पोजीशन बनानी होगी, आपका एपोस्ट्रोफी एस कहां पर आएगा? उसके एंड पे आएगा, उसके लास्ट में आएगा। उसके बाद आप क्लिप फॉर्म लिखते हैं, जैसे हम डू नॉट को क्या लिख देते हैं? डोंट लिख देते हैं। आई शैल को आई एल लिख देते हैं। इसी तरह आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लिखते हैं, जैसे आई हैव को हम लिख देते हैं। जैसे हम कांट कैन नॉट को क्या लिख देते हैं? कांट लिख देते हैं। कुडंट को कुडंट, कुड नॉट को कुडंट लिख देते हैं। तो बहुत सारे वुड नॉट को वुडंट लिख देते हैं। तो बहुत सारे क्लिप फॉर्म हम यूज करते हैं उसके लिए। उसके बाद एक रूल आपने याद रखना है, आपने कभी भी जिंदगी में
किसी प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस पोजेशन के लिए नहीं लिखना। जैसे जहां पर भी आप पढ़े ना योर्स, तो आपने फौरन समझ आना है एपोस्ट्रोफी एस प्रोनाउन के साथ लिखा हुआ है तो ये गलत है। ठीक है, हाँ एक जरूर हो सकता है कि प्रोनाउन के साथ जैसे ही के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा हो तो आप ये कह सकते हैं कि ये ही इज हो सकता है या ही वाज हो सकता है, ये तो क्लियर फॉर्म हो सकती है ना हमारे पास। लेकिन पोजेशन बनाने के लिए कभी भी आपने एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखना है अपने प्रोनाउन के साथ। उसके बाद हम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते, बल्कि हम उनको लिखना प्रेफर करते हैं कौन से स्ट्रक्चर के साथ, ऑफ के साथ। जैसे हम दिस हाउस वाल्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, द वाल्स ऑफ दिस हाउस। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, द वाल्स ऑफ दिस हाउस। जब भी आप इन एनिमेट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप कौन सा स्ट्रक्चर प्रेफर करेंगे, ऑफ का। ठीक है, तो आपने द वॉल्स ऑफ दिस हाउस लिखना है, आपने उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करना। लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास ऐसे हैं कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिवाइन ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जिनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज कर लेते हैं। जैसे हम अर्थ ग्रेविटी लिखते हैं तो बिल्कुल ठीक है, सन्स रेडिएशन लिखते हैं तो कोई गलती नहीं है, एन आवर्स वर्क लिखते हैं तो कोई गलती नहीं है, डेज प्रॉब्लम लिखते हैं तो कोई गलती नहीं है। तो हम एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लिखते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस लिख देते हैं अगरचे वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट जो पंक्चुएशन मार्क है वो है हमारे पास सेमीकोलन। और सेमीकोलन के 2-3 यूजेस तो आप वैसे ही पढ़कर आए हैं। जैसे देखिए नंबर 1 यूज क्या है कि आप इसको ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पर यूज करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर भी आपने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करना है और आप कोई कंजंक्शन नहीं लिखना चाह रहे और आप कोई कंजंक्टिव एडवर्ब नहीं लिखना चाह रहे, तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने का इंग्लिश में एक तरीका ये भी है कि आप उन दोनों को किसके साथ कंबाइन कर देते हैं, सेमीकोलन के साथ कंबाइन कर देते हैं। आपको कोई भी कंजंक्शन या कोई भी कंजंक्टिव एडवर्ब लिखने की जरूरत नहीं होती। और यहां पर आप देखेंगे कि 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए क्या यूज किया जा रहा है, सेमीकोलन। इसीलिए मैंने आपको कहा था, आपको पढ़ाया था कि हम पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करते हैं अपने सेंटेंस में बेटे किसके तौर पर, ट्रांजिशनल डिवाइसेस के तौर पर। जैसे इस सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में ये ट्रांजिशनल डिवाइस के तौर पर यूज हुआ है। जैसे देखिएगा, जैक्स बेस्ट स्पोर्ट इज बास्केटबॉल, हिज ब्रदर एक्सेल्स एट फुटबॉल। अब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और कंबाइन किसके साथ किया गया है, सेमीकोलन के साथ। इसी तरह हमारे पास यहां पर भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किसके साथ कंबाइन किया गया है, हमारे पास सेमीकोलन के साथ। तो जब आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कंजंक्शन और कंजंक्टिव एडवर्ब के बगैर कंबाइन करना चाहते हैं तो बेटे आप क्या लिखते हैं, सेमीकोलन लिखते हैं। उसके बाद आप कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ तो रूल्स पढ़कर आए हैं। अभी मैंने आपको 3 रूल्स बताए कि अगर ये कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो आपने कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद क्या लिखना है बेटे, कॉमा लिखना है। अगर कंजंक्टिव एडवर्ब के दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाती हैं तो फिर आपने कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले क्या लिखना है, सेमीकोलन, और बाद में क्या लिखना है, कॉमा। अगर दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आती हैं तो तब ऐसा करना है। लेकिन अगर एक ही क्लॉज को स्प्लिट करके लिखा गया है तो फिर आपने कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले भी कॉमा लिखना है और कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद भी कॉमा लिखना है। मैं 3 रूल्स अभी आपको पढ़ा कर आया हूं कॉमा वाले रूल्स में, ठीक है। जैसे यहां पर देखिएगा, दोनों तरफ आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं तो इसलिए हम इससे पहले सेमीकोलन लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉमा। यहां पर भी दोनों क्लॉजेस हैं तो हम इससे पहले सेमीकोलन लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, कॉमा। लेकिन यहां पर आप देखिएगा फॉर अदर्स, अब फॉर अदर्स कोई क्लॉज तो नहीं है ना, और उसके बाद एक पूरी क्लॉज है हमारे पास, तो ये क्लॉज को स्प्लिट करके लिखा गया है। जब स्प्लिट करके लिखा गया है तो फिर आप कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले कॉमा लिखेंगे और बाद में भी बेटे क्या लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास, अभी आपने एक रूल पढ़ा कॉमा में, आपने रूल क्या पढ़ा कि अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या है
क्या फैन बॉयज वाली कंजंक्शंस यूज कर रहे हैं। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि फैन बॉयज अगर आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के लिए यूज कर रहे हैं तो आप उससे पहले क्या लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे। अब भी हम कॉमा के रूल्स में पढ़कर आए हैं। अच्छा, अब भी आप याद रखिएगा समटाइम्स ऐसा क्या होता है कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ सेमीकोलन देखते हैं, तो आपने याद रखना है कि हम सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ सेमीकोलन तब लिखते हैं जब इससे पहले आने वाली क्लॉज में ऑलरेडी कोई कॉमा मौजूद होता है। ठीक है, देखिए अगर दोनों तरफ क्लॉजेज है ना, दोनों तरफ क्लॉजेज है तो दोनों तरफ क्लॉजेज होंगी ही तो हम फैन बॉयज यूज करेंगे। तो तब हमने फैन बॉयज के साथ बेटे क्या यूज करना है, हमने कॉमा यूज करना है। अच्छा, अगर इससे पहले वाली क्लॉज में ऑलरेडी कोई कॉमा यूज किया हुआ है तो फिर हम फैन बॉयज के साथ कॉमा यूज नहीं करेंगे, फिर हम फैन बॉयज के साथ बेटे क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट रूल है, इसको पल्ले बांध लीजिएगा। जैसे यहां पर इसे पहले वाली क्लॉज में देखिएगा अली के बाद सारा के बाद कॉमा यूज किया हुआ है, तो इसलिए हम बट से पहले कॉमा यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे। इसी तरह आप यहां पर देखेंगे ट्वाइस और वंस के दरमियान कॉमा यूज किया हुआ है, तो इस कॉमा की वजह से हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कॉमा यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे। उसके बाद यहां से एक बड़ा मजे का रूल बनता है और बड़ी मजे की बात स्टार्ट होती है। यहां से हमारा सेमीकोलन खत्म हो जाएगा, हमारा क्लोन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आप बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा रूल है जहां पर सेमीकोलन और कोलन इकट्ठे हो जाते हैं, और ये रूल है हमारे पास लिस्ट का। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जब भी आप दो से ज्यादा नाउन लिखेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे कि लिस्ट है। दो चीजों से ज्यादा, दो चीजों की लिस्ट नहीं होती। इंग्लिश ग्रामर में हम लिस्ट किसको बोलते हैं, दो से ज्यादा को। जब आप दो से ज्यादा लिस्ट लिखेंगे ना तो याद रखिएगा आपके पास लिस्ट दो तरह की होती है। एक लिस्ट होती है जो आप स्टार्ट करते हैं वर्ब से या आप स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन से। ठीक है, जब आप वर्ब और प्रेपोजिशन से स्टार्ट करेंगे तो आप लिस्ट को कोलन से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आप लिस्ट को नाउन से स्टार्ट करेंगे तो फिर आप अपनी लिस्ट को बेटे किससे स्टार्ट करेंगे, कोलन से स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपने याद रखना है। समटाइम्स आप देखते हैं कि चीजों की लिस्ट कोलन से स्टार्ट की गई है और समटाइम्स आप देखते हैं कि चीजों की लिस्ट कोलन से स्टार्ट नहीं की गई। अगर लिस्ट वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद स्टार्ट हो रही है ना तो फिर आपने कोलन नहीं लिखना, और अगर नाउन से स्टार्ट हो रही है तो फिर आपने कोलन लिखना है। जैसे अभी सिर्फ आप अपने कोलन को देखिएगा, बाकी कोई चीज को ना देखिएगा। जैसे अभी सेंटेंस को देखिएगा, द कलर्स इन द कर्टन्स आर। अब आर के बाद हमारी लिस्ट स्टार्ट हो रही है। लिस्ट देख रहे हैं ना, किसके बाद स्टार्ट हो रही है, आर के बाद। इसी तरह समर बॉट, और यहां पर हमारी लिस्ट किसके बाद स्टार्ट हो रही है, यहां पर हमारी बॉट के बाद स्टार्ट हो रही है। तो इस सेंटेंस में आर हमारे पास क्या है, वर्ब है, और इस सेंटेंस में बॉट हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो जब आपकी लिस्ट वर्ब के बाद से स्टार्ट हो रही है ना तो फिर आपने कोलन नहीं लिखना। अब जरा इन दो सेंटेंसेस को देखिएगा। ही ब्रॉट 3 थिंग्स टू क्लास। वो क्लास में कितनी चीजें लेकर आया, 3 चीजें लेकर आया है। अब ये क्लास क्या है आपके पास, क्लास आपके पास है नाउन, ये वर्ब तो नहीं है ना, प्रेपोजिशन तो नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ही स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस। अगर इस सेंटेंस को मैं कुछ यूं बोलूं कि ही स्पीक्स इंग्लिश, उर्दू एंड अरेबिक, तो अगर मैं स्पीक्स के बाद शुरू कर दूंगा ना लिस्ट तो फिर मैं कोलन नहीं लिखूंगा। लेकिन मैं सेंटेंस क्या बना रहा हूं, ही स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस। तो जब मैं नाउन के बाद से लिस्ट को स्टार्ट कर रहा हूं तो फिर आप देख रहे होंगे मुझे क्या लिखना है, कोलन लिखना है। तो कोलन के बारे में पहले एक चीज अपने पल्ले बांध लीजिएगा कि अगर आपकी लिस्ट वर्ब या प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है तो फिर आपने लिस्ट के लिए कोलन नहीं लिखना, और अगर आपकी लिस्ट नाउन के बाद से स्टार्ट हो रही है तो फिर आपने उसके लिए कोलन लिखना है। अच्छा, उसके बाद लिस्ट के लिए आपने क्या करना है वो मैंने आपको बताया कि जब आप लिस्ट बना रहे हैं, कोलन के साथ बना रहे हैं या कोलन के बगैर बना रहे हैं, तो अब लिस्ट स्टार्ट हो गई। तो आपने याद रखना है, आपने जितने भी नाउन होंगे आपने हर नाउन के बाद क्या करना है, कॉमा लिखना है,
और एंड से पहले भी आपने बेटे क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। एंड से पहले वाले कॉमा को आपने छोड़ना नहीं है। जैसे नाउन 1 के बाद कॉमा आएगा, नाउन 2 के बाद कॉमा आएगा, नाउन 3 के बाद कॉमा आएगा, यानी कि एंड वाले से पहले भी एंड के साथ भी आपको लाजमी तौर पर क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। जैसे यहां पर आप सेंटेंस 1 में देख रहे हैं एंड से पहले कॉमा, सेंटेंस 2 में देख रहे हैं एंड से पहले कॉमा, सेंटेंस 3 में देख रहे हैं एंड से पहले कोमा, और सेंटेंस 4 में देख रहे हैं एंड से पहले कोमा। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट आपको बता दूं, बड़ा मजे का पॉइंट पता क्या है, आप एंड के साथ कोमा नहीं भी लिखते, और तब नहीं लिखते जब आप नाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। जैसे फर्ज करें अगर मैं बोलता हूं ना असलम, अकरम एंड तुफैल, तो मैं असलम अकरम के साथ दरमियान में कोमा लिखूंगा, लेकिन जब मैं एंड तुफैल लिखूंगा ना तो फिर मैं उसके साथ कॉमा नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहा हूं। मैं सेंटेंस क्या बना रहा हूं, मैं सेंटेंस बना रहा हूं असलम अकरम एंड तुफैल वर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर मैं लिस्ट नहीं बना रहा, यहां पर मैं नाउन को इकट्ठा कर रहा हूं एंड के साथ, क्या करने के लिए, सब्जेक्ट बनाने के लिए। अगर इनको ऑब्जेक्ट के लिए भी बनाऊंगा तो यहां पर भी मैं कॉमा यूज नहीं करूंगा। ये जो मैं एंड के साथ आपको बेटे कॉमा लिखने का कह रहा हूं ना, ये याद रखिएगा, ये मैं तब कह रहा हूं जब सेंटेंस में लिस्ट मेंशन की गई होगी 2 से ज्यादा चीजों की, उनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं किया जा रहा होगा। उसके बाद देखिएगा हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, पास पेपर में आपको नजर आएगा कि हम क्या करते हैं, अगर हम लिस्ट बना रहे हैं पेयर्स की, अगर हम लिस्ट बना रहे हैं किसकी, पेयर्स की, तो आपने याद रखना है आप हर पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन लिखते हैं। यहां पर ये आखिरी रूल है हमारे पास सेमीकोलन का। अब जैसे देखिएगा मैं कह रहा हूं ऑन आवर ट्रिप वी विजिटेड, अब यहां से आगे हमारी लिस्ट स्टार्ट हो रही है, और अब विजिटेड क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद लिस्ट स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब हम कोलन नहीं लिखेंगे। अब जरा देखिएगा आगे क्या चल रहा है, आगे चल रहा है लाहौर पाकिस्तान, दिल्ली इंडिया एंड दुबई यूएई। अब हमारे पास पेयर चल रहे हैं, जब पेयर चल रहे हैं ना तो पेयर में हर नाउन को दूसरे नाउन से सेपरेट करने के लिए तो हम कॉमा लिखेंगे, लेकिन एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए बेटे हमने क्या लिखना है, सेमीकोलन लिखना है। और यहां पर एंड से पहले भी हमने क्या लिखना है, सेमीकोलन। जैसे देखें अगर मैं पेयर 1 लिखता हूं तो पेयर 1 के बाद पेयर 2 से पहले मुझे क्या लिखना है, कॉमा, पेयर 2 के बाद भी मुझे क्या, सेमीकोलन, फिर मुझे क्या लिखना है, अगेन सेमीकोलन, फिर पेयर 3 के बाद भी मुझे क्या लिखना है, सेमीकोलन, और एंड लिखकर मुझे क्या लिखना है, पेयर 4, यानी कि एंड पे आकर मुझे एंड तो लिखना ही है, लेकिन एंड के साथ भी मुझे क्या यूज करना है, सेमीकोलन यूज करना है जब मैं पेयर बना रहा हूं। और पेयर में हर 2 नाउन को आपको क्या करना है, कॉमा के साथ सेपरेट करना है। जैसे देखिएगा सेंटेंस है द कमेटी इंक्लूड्स, और कमेटी में कौन कौन शामिल है, कमेटी में शामिल है जी अली द मैनेजर, सारा द असिस्टेंट मैनेजर एंड बिलाल द फाइनेंस ऑफिसर। कितने लोग शामिल हैं, 3, और पेयर फॉर्म में लिखे हुए हैं। जब पेयर फॉर्म में लिखे हैं तो आप देख रहे हैं कि पेयर फॉर्म में इनको सेपरेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या यूज किया गया, कॉमा, लेकिन एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए और एंड से पहले क्या लिखा हुआ है, सेमीकोलन लिखा हुआ है। एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन लिखते हैं, और लास्ट में एंड से पहले भी बेटे हम क्या लिखते हैं, सेमीकोलन लिखते हैं। इसके बाद लास्ट सेंटेंस देखिएगा, लास्ट सेंटेंस है हमारे पास शी हैज लिव्ड इन पेरिस फ्रांस, रोम इटली एंड मैड्रिड स्पेन। वो यहां पर जिंदगी गुजार चुकी है, यहां पर रह चुकी है। तो ऐसी सूरत में जब हम एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करेंगे तो हमने क्या लिखना है, सेमीकोलन, और एंड से पहले तो हमने सेमीकोलन लिखना ही है। अगर ये 4 चीजें होती, 5 चीजें होती, 10 चीजें होती, 10 पेयर होते, हर पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सेमीकोलन लिखते, और एंड से पहले हम क्या लिखते, सेमीकोलन लिखते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको 2023 और 2024 के पास पेपर्स में मिलेगा। तो लिस्ट के साथ आपने याद रखना है आपने किस तरह नाउन को लेके चलना है, कोलन को लेके चलना है और सेमीकोलन को लेकर चलना है। तो यहां पर ये सारी चीजें क्या होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। उसके बाद कोलन के रूल्स हैं हमारे पास। देखिए हम क्या करते हैं कि जब हम डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं ना तो हम रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए बेटे क्या लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं ना हम रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए कॉमा। लेकिन ये तब लिखेंगे जब किसी शख्स का डायलॉग होगा, जब सेड होगा,
टोल्ड होगा, आस्क्ड होगा, डिस्कस्ड होगा। अगर ऐसा नहीं है ना, अगर कोई रेफरेंस दिया जा रहा है किसी लाइन का, अगर कोई बात बताई जा रही है, तो फिर हम कोलोन लिखते हैं रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड से सेपरेट करने की। जैसे देखें, अगर यहाँ पे रोट की जगह पे सेड होता तो फिर मैं कोलोन की जगह पर क्या लिखता, कोमा लिखता कि शेक्सपियर सेड, कोमा आता। लेकिन अभी यहाँ पे शेक्सपियर रोट, तो मैं सेमी कोलोन लिखूंगा। द रिपोर्ट कंक्लूडेड, मुझे क्या लिखना है, कोलोन लिखना है। अगर ये होता कि द रिपोर्ट टोल्ड, द रिपोर्ट सेड, तो फिर मैं क्या लिखता, कोमा लिखता। बिल्कुल इसी तरह ही ऑलवेज रिमेंबर्ड हिज फादर्स वर्ड, उसे अपने बाप के, अपने वालिद साहब के अल्फाज हमेशा याद हैं। वो जब अल्फाज याद है तो आपने क्या लिखना है, कोलोन लिखना है। अगर ऐसा होता ना हिज फादर सेड, तो फिर हम क्या लिखते, कोमा लिखते। तो जब आप सेड या टोल्ड या डिस्कस, आस्क, इंक्वायर्ड, ऑर्डर, इस तरह के वर्ड यूज नहीं करते, यानी कि हम किसी करेक्टर के मुंह के किए निकाले हुए अल्फाज नहीं लिखते हैं, तो फिर हम रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए कोमा की जगह पर बेटे क्या लिखते हैं, कोलोन लिखते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास हम टाइम में आवर्स को मिनट से सेपरेट करने के लिए, और हम रेशो में भी क्या लिखते हैं, कोलोन लिखते हैं। जैसे 12:30, 9 बजे, इसी तरह 7:15, 10:45, और जब आप रेशो लिखेंगे 1:10 तो आपको दरमियान में क्या लिखना है, कोलोन लिखना है। उसके बाद जब आप डिटेल बता रहे होते हैं, जब आप जैसे सीवी टाइप में अपनी डिटेल्स बता रहे होते हैं, तो आप उसके लिए भी क्या लिखते हैं, कोलोन लिखते हैं। जैसे नेम अली हसन, उसके दरमियान में क्या आएगा, कोलोन। सब्जेक्ट क्या है जी, बायो, कोलोन आएगा। वार्निंग दी गई है, कोलोन आएगा। नोट है तो क्या आएगा, कोलोन आएगा। इन सूरतों में भी हम क्या लिखते हैं बेटे, कोलोन लिखते हैं। ये सारे रूल्स हैं बेटे आपके पास किसके, कोलोन के। और लास्ट में हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क आप जानते हैं हम किसके लिए यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस के लिए। जैसे आप देखेंगे कि अगर आपके सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे आपके पास वाओ का वर्ड है, आउच का वर्ड है, हुर्रा का वर्ड है, आपके पास अलास का वर्ड है, आपके पास ओ का वर्ड है, तो बहुत सारे वर्ड्स आप किसके तौर पर यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साउंड यानी कि इंटरजेक्शन के तौर पर यूज करते हैं, जिसके बाद हम क्या लिखेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखेंगे। लेकिन अगर आपका पूरे का पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी है ना, और आप जानते हैं कि पूरे का पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए या तो हम सेंटेंस को व्हाट से स्टार्ट करते हैं या किससे स्टार्ट करते हैं, हाउ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका पूरा सेंटेंस व्हाट और हाउ के साथ एक्सक्लेमेटरी है, तो फिर आपने सेंटेंस को एंड किस पे करना है, आपने सेंटेंस को एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स पे करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप इंपेरेटिव सेंटेंस में जब स्ट्रॉन्ग कमांड देते हैं, जब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर देते हैं, तो आपने याद रखना है इंपेरेटिव में स्ट्रॉन्ग कमांड और ऑर्डर के लिए आप क्या यूज करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। अभी हम पढ़कर भी आए हैं थोड़ी देर पहले। आप जैसे मैं बोलता हूं स्टॉप डोंट मूव एन इंच, 1 इंच ना हिलना। इसी तरह हम कहते हैं रन द बिल्डिंग इज ऑन फायर, भागो बिल्डिंग में क्या हुआ, आग लगी। तो ऐसी सूरत में जब स्ट्रॉन्ग कमांड होती है, वार्निंग होती है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, तो आप क्या करते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, डायरेक्ट नरेशन में जब आप इन्वर्टेड कोमा में क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं, तो डेफिनेटली आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर बेटे क्या लिखना होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखना होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर ये प्लेन सेंटेंस होता तो हम फुल स्टॉप लिखते, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो हम क्वेश्चन मार्क लिखते। इसी तरह अगर डायरेक्ट नरेशन में आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आपने क्या करना है, आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखना है। और जब आप किसी को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आपको याद होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने आपको पढ़ाए, हम सेंटेंस में पढ़ने भी वाले हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब आप किसी को दुआ देते हैं, जब आप किसी को बद्दुआ देते हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। जैसे लॉन्ग लिव पाकिस्तान, गॉड सेव द किंग, और हम बोलते हैं मे यू सक्सीड इन ऑल योर एंडेवर्स। तो ये हमारे पास रूल्स हैं। नंबर 1 रूल क्या है, आपने इंटरजेक्शन के साथ यूज करना है। नंबर 2 क्या है, जब पूरे का पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा व्हाट और हाउ के साथ, तो तब आपने उसके साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे सेंटेंस को खत्म करना है। आपने नंबर 3 पे याद रखना है स्ट्रॉन्ग कमांड, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के लिए आपने, वार्निंग के लिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपने एक्सक्लेमेशन यूज करना है।
उसके बाद डायरेक्ट नरेशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखना है। और आखिरी बात, अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर किसी को दुआ दे रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज करेंगे, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो ये थे बेटे हमारे पास पंक्चुएशन के रूल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको, मुझे यकीन है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई बात नहीं रह गई, अगर कोई बात रह गई है, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, समझ नहीं आई तो पूछ लेनी है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।